मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में हमने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी की थी। आज हम उसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेंगे जिस प्रॉब्लम में कई सारे प्रोविजंस इंक्लूड होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए। Mr. Narendra, trading and P&L account for the year ended on 31st March 20 is as under। ठीक है, 2020 में उनका P&L अकाउंट हमें दिया है। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओके अलाउड है। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन P&L में देखिए कॉम्पनसेशन 50,000, किस चीज़ का कॉम्पनसेशन है नीचे स्पेसिफाई किया होगा उसने, अगर नहीं किया तो हम मान लेंगे बिजनेस से रिलेटेड है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस अलाउड है। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरीज, बोनस सब अलाउड है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बच्चों हमने बात की थी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं ना तभी उनकी डिडक्शन दी जाती है, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो नहीं दी जाती। तो आपको आरपीएफ में देखना होगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कि क्या वास्तव में इसका पेमेंट हो चुका है। अगर कुछ नहीं दिया जाता तो हम यही मानेंगे कि इट इज़ पेड, है ना, अलाउड है। लीगल एक्सपेंसेस हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ट्रैवलिंग, रिपेयर्स, एंटरटेनमेंट, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ग्रामीण विकास के लिए आपको ये खर्चे करते हैं, तो अगर आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को करते हैं जितना पार्ट अप्रूव्ड होगा ना उतना ही अलाउड होगा, बाकी नहीं होगा। देन मिसलीनियस एट्सेट्रा। क्रेडिट पे देखिए कमीशन, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से मिल रहा है इंटरेस्ट अलाउड है। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स अदर सोर्सेज की इनकम है, माइनस कर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स आरपीएफ, ठीक है। कितना आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 2100 का, वही है सेम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की सेल से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी हमारा इनकम है, लेकिन किसकी इनकम है, कैपिटल गेन की, तो यहाँ से डिसअलाउ हो जाएगी। डिसअलाउ होने का मतलब है कि मुझे यहाँ से इस इनकम को लेस कर देना है ना। एक्सपेंस जब डिसअलाउ होता है तो ऐड होगा और इनकम डिसअलाउ हो गई इसका मतलब लेस हो जाएगी, ठीक है। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स इज एट 20% बिलो कॉस्ट प्राइस, द मार्केट प्राइस वॉज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो हमसे कह रहा है कि आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है इसको 20% कम पर वैल्यू किया गया। बच्चों एक बात देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, जीपी आता है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक फिगर ले लिया, मैं कुछ इमेजिनरी फिगर्स लेकर आपको समझा रही हूँ और यहाँ पर मेरी परचेजेस हैं, है ना। मेरी सेल्स थी सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज़ की, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये का, 6 लैक्स, 3 लैक्स की मेरी परचेजेस थी और 3 लैक्स का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। इतना तो ट्रेडिंग आपको आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज़ कीजिए मैं अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूँ, लेट इज सपोज मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से 2 लाख हो जाता है, तो आप ध्यान से देखिए प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4 लैक्स। दिख रहा है आपको? इसका मतलब अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का मैं वैल्यूएशन बढ़ा दूँ तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है ना। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, सपोज कीजिए मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज़ वर्थ ₹50,000, तो आप देखिए 550 में से 3 लाख गया तो ये कितना रह गया, 2,50,000। मतलब मैंने 1 लाख से कम करके 50,000 किया ना, तो प्रॉफिट भी मेरा कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में और ग्रॉस प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनेट, यानी कि दोनों में समानुपातिक है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सीधा सा फंडा है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया गया है, यानी कि मैंने 1 लाख की चीज़ को 50,000 पे दिखा दिया है, कम दिखाया है, तो उसका मतलब है कि मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। डेफिनेटली यही इफेक्ट होता है इसका। अब मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यूएशन करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको बढ़ा के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 20% अंडर वैल्यूएशन किया है, इसका मतलब मैंने 100 रुपये की चीज़ को केवल 80 पर शो किया है, तो 100 पर शो करने के लिए मैं इसको क्या कर दूँ, 100/80, तो क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ जाएगा वैल्यूएशन। अब जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा वैसे ही मेरा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब है जितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा ना उतना मुझे ऐड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया था। अब जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। क्लियर?
तो इसका मतलब हो गया अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होता है तो जितना अंडर वैल्यूएशन है ना वो प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा इसका इन्वर्स चलता है। देखिए ना आप, एक डेबिट पर है और एक क्रेडिट पर है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक को मैं बढ़ा दूंगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिए कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा दिया जाए, इफ इट इज इंक्रीज्ड देन जीपी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का वही नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट होगा तो मैं इसको सिर्फ प्रॉफिट ही लिख देती हूँ, क्लियर। और ओपनिंग स्टॉक के साथ उल्टा रिलेशन है, अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मैं बढ़ा दूंगी ना तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया है तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा था, तो बढ़ा हुआ दिख रहा था तो अब क्या करें, उसको नॉर्मल पे ले आए। यहाँ से यहाँ आ गया था तो उसे वापस यहाँ लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का जितना अंडर वैल्यूएशन हुआ वो तो माइनस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का जितना अंडर वैल्यूएशन हुआ वो प्लस हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया है। अब देखिए आगे के फर्दर पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। आपको ओवरऑल केवल ये रिजल्टेंट याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में पॉजिटिव रिलेशन है और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, दोनों उल्टा चलते हैं। अ सम ऑफ 1500 ऑन द एक्सीडेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को एक्सीडेंट पर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो ये बिजनेस का खर्चा है। 500 रुपीज़ ऑफ लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स टैक्स अपील एंड द रेस्ट ऑफ अ सूट फाइल्ड फॉर कवरिंग एंड आउटस्टैंडिंग सम फ्रॉम अ डेटर। अब लीगल एक्सपेंसेस में 500 रुपये इनकम टैक्स सेल्स टैक्स अपील के हैं, बिजनेस का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अलाउेबल डेप्रिसिएशन 1800 है, ठीक है, तो हम ऊपर प्रोविजन को डिसअलाउ कर देंगे, नीचे से माइनस कर देंगे। देन उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ रुपीज 6200 रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय श्री नरेंद्र फॉर हिज पर्सनल यूज़। मिस्टर नरेंद्र ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 6200 के गुड्स लिए हैं, ठीक है, सेल्स में ये इंक्लूड है। दीज गुड्स वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3400। इन गुड्स को आपने सिर्फ 3400 पे खरीदा था और आपने इसको कितने पे सेल्स दिखा दी। मैं खुद से थोड़ी ना प्रॉफिट अर्न कर लूँगी, मैं अपने गुड्स खुद को ही सेल कर दूँ, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा तो 2000 की मशीन है, मैं से 5000 में सेल करती हूँ तो मैंने सेल्स में खुद की दिखा दी कि नो, दैट्स नॉट द राइट वे। आप खुद को सेल्स पर कुछ भी सेल नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब है मैंने इसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ है ना मैं उसे डिसअलाउ कर दूंगी। डिसअलाउ करने से मतलब है उसे माइनस कर दूंगी, है ना। तो 6200 और 3400 का जो डिफरेंस है 2800 में उसे माइनस कर दूंगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 3000 फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की सोवेनियर में आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं तो डिसअलाउड है, मतलब माइनस किया हुआ है, फिर से ऐड कर देंगे। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 700 मेड टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट एन अप्रूव्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में केवल 700 रुपये ही हमने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन पे अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए खर्च किए हैं। इसका मतलब बाकी का आपने ऐसे ही खर्च किया है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। जब तक अप्रूव्ड नहीं होता है तब तक आपको उसकी डिडक्शन नहीं दी जाती है। तो 1000 में से केवल 700 ही अलाउड होगा, बाकी का डिसअलाउ हो जाएगा, वापस से हम ऐड कर देंगे उसको। Sundry expenses includes 2000 being expense incurred on notified agriculture extension project। वो जो हमने बात की थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, है ना, इस पर अगर आप कोई भी नोटिफाइड है, आप इस पर खर्च करते हैं तो आपको 150% की डिडक्शन मिलती है। तो 2000 तो ऑलरेडी दी हुई है, 1000 की और दे देंगे नीचे। सनरी एक्सपेंसेस ₹1000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF आर अनपेड। ध्यान दीजिए, एक्सपेंसेस अनपेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने बात नहीं की थी। हमने बात की थी कि अगर RPF में कंट्रीब्यूशन अनपेड है तो फिर उसकी कोई छूट नहीं दी जाएगी, जब पे करोगे ना तब लेना उसकी डिडक्शन। तो क्या करें हम, अगर इसने एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है तो फिर इसे डिसअलाउ कर दें, वापस से ऐड कर दें, ठीक है। कॉम्पनसेशन वॉज पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन हिज रिटायरमेंट अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ द बिजनेस। अब देखिए कॉम्पनसेशन की डिटेल दे दी उसने। कॉम्पनसेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पे किया गया है। बच्चों हमने बात की थी वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आप जो कुछ भी कॉम्पनसेशन देते हैं उसका पूरा का पूरा अमाउंट उसी ईयर में डिडक्टेबल नहीं होता है। उसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आप बनाएंगे और जिस साल कॉम्पनसेशन दिया गया है उसी प्रीवियस ईयर से उसको डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ 50,000 का कॉम्पनसेशन दिया गया है तो इसका मतलब उसका 1/5 10,000 अलाउड होगा और 40,000 डिसअलाउ होगा। तो 40,000 हम वापस ऐड कर देंगे और 10,000 ठीक है अलाउड है। डिटरमाइन हिज टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस,
है ना, बिजनेस के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करें असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्लियर? तो देखिए अब हम इसको लिखते हैं। स्टार्टिंग हम वही वापस कहाँ से करेंगे, जो भी हमारे नेट प्रॉफिट एज पर P&L है। तो देखिए नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना है हमारा नेट प्रॉफिट बच्चों, 1,16,500 रुपीज़। अब मैं सबसे पहले इसमें P&L अकाउंट का डेबिट साइड लूँ हमेशा की तरह, तो ऐड कर देंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस। बच्चों अगर आपको इन कैटेगरीज में कोई कन्फ्यूजन होता है कि ये डिसअलाउ कैटेगरी का है या फिर ये अलाउड है एंड सो ऑन, तो आप डायरेक्ट लिखिए, एडलेस कर दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जामिनर को, है ना। हमारा मोटिव है हमारी एडजस्टमेंट सही होने चाहिए जो भी एड और लेस का सिस्टम है। तो देखिए इसमें सबसे पहला ऊपर से हम स्टार्ट करें, हमें प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने आपसे बात की थी हम यहाँ पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दें और बाद में हम जितना अलाउड है उसे लेस कर देंगे। प्रोविज़न तो 1500 का ही बनाया है, जबकि अलाउड तो 1800 करना है, तो इसे मैंने हटा दिया। देन उसके बाद देखिए रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। बच्चों इसमें से 1000 में से उसने कहा 700 तो अप्रूव्ड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल 300 में यहाँ पर डिसअलाउ कर देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर, आपने सोवेनियर में कोई भी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस है। तो पॉलिटिकल सोवेनियर कितना खर्चा किया है आपने इसके अंदर, ये एक्सपेंस है आपका 3000 का, पूरा का पूरा 3000 डिसअलाउ कर दीजिए, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू RPF, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो फिर लेस नहीं कर सकते, आप इसे डिसअलाउ कर दीजिए, है ना। और एक उसने हमसे क्या बोला लास्ट वाले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो भी कॉम्पनसेशन दिया गया है वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसका 4/5 डिसअलाउ कर दे तो 4/5, 50,000 का 4/5 यानी कि 40,000 डिसअलाउ हो गया, है ना। अब इन सब का जो भी टोटल आएगा उसे मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 40, 43, 40, 43, 45, 46, 900 ये इसमें ऐड हो जाएगा। 163,400। अब इसमें से मैं वो एक्सपेंसेस लेस कर दूं जो कि इनकम साइड पे शो किए हैं लेकिन जिन्हें नहीं करना चाहिए था, तो इसमें से लेस कर दीजिए। इनकम नॉट रिलेटेड दिस हेड, कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, देखिए ज़रा। 2 इनकम्स की हमने बात की थी, एक तो डिविडेंड्स थे और एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। है ना, देख लीजिए इनका जो भी अमाउंट है आप उसे यहाँ पे लेस कर दीजिए। 5,000 एंड 16,500, ठीक है। कितना हो गया ये 21,500 यहाँ से लेस हो जाएगा और ये मेरा अमाउंट आ गया है 141,900, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। 141,900 को फिर देखिए क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते चले जाएं। सबसे पहला हमारा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का। तो बच्चों देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने का है, मैं यहीं पर नीचे आपको इसकी कैलकुलेशन शो कर रही हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनको राउंड ऑफ कर ले, राउंड ऑफ से मतलब है इसको ग्रॉसअप कर ले 100/80 करके। देखिए मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000 का, तो एक्चुअल में इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए था 50,000, 100/80 से, है ना। और क्लोजिंग मुझे दिया है उसने 60,000 का, तो 100/80 कितना होना चाहिए ये 75,000, ठीक है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 10,000 से कम किया गया था और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 15,000 से कम किया गया था। मैंने आपसे बात कही थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम किया ना तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, तो मैं इसे ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देती हूँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक 15,000 ऐड कर दिया और लेस कर दूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से 15,000 ऐड हुआ और ओपनिंग स्टॉक की वजह से 10,000 लेस हुआ, यानी कि एट लास्ट आप चाहें तो नीचे वर्किंग नोट में से शो करके 5,000 ही ऐड कर दीजिए और आप चाहें तो दोनों का एडजस्टमेंट सेपरेट शो कर दीजिए, जो आपको ठीक लगता है। तो एट लास्ट होगा क्या, 5,000 ऐड हो जाएगा तो 146,900 आ गया। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट, अलाउेबल डेप्रिसिएशन है 1800, तो लेस कर दीजिए, इतना डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, 1800 का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, 145,100। ठीक है। देन उसके बाद हाँ, सेल्स में उसने कहा था कि 6,200 का प्रॉफिट हमने इंक्लूड किया हुआ है, जबकि उसकी कॉस्ट तो केवल 3,400 है। तो हम क्या करें, 6,200 में से 3,400 माइनस कर दें। इसका मतलब 2,800 का प्रॉफिट ऐसा है जो कि नोशनल है ना, आभासी है, एक्चुअल में वो हमें रिसीव ही नहीं हुआ। तो जो प्रॉफिट आपने कमाया ही नहीं है उस पर आप टैक्स क्यों देंगे, वाई डू यू, तो आपको इसे यहाँ से लेस कर देना चाहिए। तो आप लेस कर देंगे नोशनल प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, है ना। आप फिर नीचे इसको वर्किंग नोट में इसकी डिटेल दे दीजिए, यहाँ पर हम इनका डिफरेंस ले लें 2,800, तो इस 2,800 के प्रॉफिट को मैं यहाँ से लेस कर दूंगी 142,300। ठीक है। फिर देखिए क्या एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमने डिसअलाउ कर ही दिए थे। ठीक है, हो गया, रूरल का भी हो गया। हाँ, एक ये था बच्चों, जो नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम था, इस पर हमें वेटेड डिडक्शन देना है, 50% एक्स्ट्रा देना है, तो उसमें 50% एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो वेटेड कितना दे दें हम, 2,000 इसके अंदर था, तो इस पर लेस कर दीजिए वेटेड डिडक्शन। आप इसको लिखेंगे वेटेड डिडक्शन ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, 1,000 रुपये का मैं और इसमें लेस कर दूं तो ये लेस हो जाएगा। ये नीचे का हम इरेज कर देते हैं, तो इट इज़ वर्थ ₹141,300। ठीक है। देखिए, और हमने RPF आउटस्टैंडिंग था, इसको हमने ऊपर कर ही दिया था डिसअलाउ। कॉम्पनसेशन का हमने कॉम्पनसेशन का यहाँ पर साथ साथ डिसअलाउ कर ही दिया है ना, जिसका प्रोविज़न था। बच्चों हमने अपने अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक बार फिर से P&L का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखें, उसमें कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जिसका एडजस्टमेंट रह गया हो। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिर से दोबारा से चेक कीजिए कि कहीं कोई प्रोविज़न ऐसा तो नहीं है जिसका एडजस्टमेंट हम करना भूल गए हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को, जैसे अभी ये 50% वेटेड डिडक्शन था, इसको बाद में देना था, तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम देना भूल जाते हैं, है ना। तो सारे प्रोविजंस हो गए हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिए। और अब जो फाइनल आया है ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई है, कितनी, 141,300। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड। प्रोफेशन की कोई इनकम इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो पूरा का पूरा मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये बिजनेस हेड की इनकम है। तो बच्चों इस तरीके से हमको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे प्रोविजंस 1 बाय 1 करने हैं। अगर किसी प्रोविजन को लेकर हमें कोई डाउट क्रिएट होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रोविजन वाइज मार्क्स मिलते हैं। फाइनल आंसर के मार्क्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जितने एडजस्टमेंट सही करेंगे उतने मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप फिर से सारे प्रोविजंस रिवाइज कीजिए और फिर उस अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन में आपको एक नया प्रोविजन वापस से ऐड होगा, कुछ पुराने हैं जो रिपीट होंगे, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन,
है ना। कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा दिए जाएंगे, एक इंटेंजिबल एसेट का हो गया, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी काफ़ी पूछा जाता है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉमन हैं, जनरली क्वेश्चंस में आते हैं। चैरिटी हो गया, तो आपको ये सारे प्रोविजंस देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, लेकिन कुछ काम के प्रोविजंस थोड़े से और हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक प्रॉब्लम के साथ, और इस चैप्टर को कंप्लीशन की ओर लेके जाएंगे। ओके, तब तक आप इतने बच्चों अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसके एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। थैंक यू।